ब्रेक से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये जो इस वक्त मशरक़ वस्ता में जंग हो रही है तो इसके कई इम्प्लीकेशंस हैं, और जो सबसे बड़ी इम्प्लीकेशन पूरी दुनिया को और ख़ास करके जो इस रीजन के ममालिक हैं उनको फेस करना पड़ रहा है, वो ऑब्वियसली जो तेल की कीमतें हैं, जो बाकी तवानाई की प्रोडक्ट्स हैं, उसकी सूरत में करना पड़ रहा है। ब्रेक से पहले शहबाज ने एक ब्रेकअप भी दिया कि एक तो पहला एक हमने देखा था कि वेव आई थी, कीमतों में इजाफा किया था और उसी से अवाम की चीखें निकल गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कीमतें ऊपर जा रही थी, हुकूमत के ऊपर ये दबाव था कि ये कीमतें जो है मजीद उसमें इजाफा किया जाए, लेकिन हुकूमत ने फिलहाल ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी एक कॉस्ट है और वो सब्सिडी की सूरत में दी जा रही है, और सब्सिडी जब होती है तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा किसी और जगह से आपकी फिर आप अपनी जो उनको उनका ऑर्डर चेंज करते हैं, कहीं और से पैसा निकाल के ही ये आप सब्सिडी दे रहे होंगे। तो किस तरह से गवर्नमेंट इस प्रोसेस को डील कर रही है? देखिए कामरान, एक तो हम बात को मुसलसल ये कर रहे हैं कि वजारत ख़ज़ाना ने इस इशू को थोड़ा सा मिस हैंडल किया है। उनको IMF के साथ ये कमिट नहीं करना चाहिए था कि हम जो इसकी सब्सिडी है वो बजट से नहीं देंगे, क्योंकि ये वॉर लाइक सिचुएशन है और इफेक्टिवली पाकिस्तान का हर घराना, बावजूद इसके कि हम ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारा हर घराना जो है वो मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन देखें तो तकरीबन आधी आबादी जो है हमारी गुर्बत की सतह पे उसकी ज़िंदगी गुजार रही है। 1000 रुपया जो है उसकी पर डे भी उसकी आमदन नहीं है और उनके पास वो वसाइल नहीं है कि इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। चले, इन्होंने जो भी मिस हैंडल किया, अब उसके बाद हुकूमत के पास क्या चॉइसेस बच जाती हैं। जो कंटिजेंसी, जो एमरजेंसी फंड था वो भी इन्होंने दूसरी साइड पर सेट असाइड कर दिया FBR के शॉर्टफॉल के साथ। तो अब आज आके जो इनके पास चॉइस बची वो तरक्याती बजट के ऊपर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 100 अरब रुपए की जो कटौती है वो कर दी गई है। और कल एक एमरजेंसी में एक इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास बुलाया गया और उस इजलास को बुलाकर वो जो 100 अरब रुपए की कटौती थी उसको फॉर्मलाइज किया गया और उसकी सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी ली गई इक्तिसादी राब्ता कमेटी से। अब ये पैसा प्राइम मिनिस्टर के ऑस्टेरिटी फंड में चला जाएगा, वहां से ये फ्यूल की सब्सिडीज में इस्तेमाल होगा। अभी तक जो 71 अरब रुपए की हम बात कर रहे थे वो हुकूमत ने पे तो कर दिया है। वो 14 से 21 मार्च का जो हफ्ता था उसकी जो लाइबिलिटीज थी वो उसको सेटल किया है। ये जो 21 मार्च ऑनवर्ड 27 आज के दिन तक की जो सब्सिडी का इंपैक्ट है वो 48 अरब रुपया है। वो पैसा फिर ये जो है PSDP की जो कटौती हुई है उसमें से जाएगा। इसके बाद भी हुकूमत के पास तकरीबन 50 अरब रुपया या एक हफ्ते का भी कुशन हुकूमत के पास बाकी। अब इस कुशन को हुकूमत कैसे इस्तेमाल करती है, क्या ये फुली पास ऑन कर देती है इस हफ्ते या इसमें से कुछ ये अपने एडजस्टमेंट्स करती है, जैसे अब अपने इंडिया की एग्जांपल दी, टैक्सेस वहां पे कट किए हैं। हुकूमत के पास चॉइस है लेकिन हुकूमत ये रास्ता नहीं ले रही। क्यों नहीं ले रही? क्योंकि इंडिया में IMF नहीं है, पाकिस्तान में IMF भी और वजारत खजाना भी है जो कमिट कर चुकी है कि हम उसको उधर रास्ते पे नहीं जाएंगे। बट कॉस्ट, फिर आप जब चॉइसेस लेते हैं तो फिर कुछ चीजों पे इम्पैक्ट आता है। सिर्फ जो आपने कहा कि इसमें सबसे बड़ी एक तो मिस हैंडल किया और IMF को क्योंकि हमने कमिट किया। अब IMF का प्रोग्राम है, बिल्कुल ठीक है, उनकी जो भी शराइत है, लेकिन वो शराइत जब पीस टाइम के लिए है। अब एक ऐसी सिचुएशन है और IMF को भी पता है, पाकिस्तान को छोड़े पूरी दुनिया उससे मुतासर हो रही है, तो उनको भी तो पता है कि बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकेगा। फर्ज करें कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है कि एक्चुअल जो भी तेल की कीमतें हैं और सब्सिडी नहीं देती या कोई और रास्ता इख्तियार नहीं करती और पास ऑन करती है तमाम जो कीमत है, तो डू यू थिंक कि कोई भी बाकी दुनिया को छोड़ दें, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो आम लोग बर्दाश्त कर पाएंगे? और उसके नतीजे में जो एक केओस या अनरेस्ट हो सकता है तो उससे तो फिर तमाम चीजें खराब हो जाएंगी। देखिए, अगर आप मुझे कहेंगे नहीं कि आपको बुखार है तो मैं आपको दवाई क्यों दूंगा? हमने प्रॉपरली केस नेगोशिएट ही नहीं किया IMF के साथ। ये मैं आपको विद माय कॉन्फिडेंस मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन भी है कि जब हमने IMF को बताया हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, मिसकैलकुलेट किया, लगा कि यार ये जंग इतनी चलेगी नहीं। उसमें इनके खदशात इनके ये थे, शायद ये भी इनके इख्तियार में नहीं था कितनी चलती है कितनी नहीं। जो इन्होंने मिसकैलकुलेट की, जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था कि आप खुद IMF को बता रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद हमारी इन्फ्लेशन पे 0.3% इंपैक्ट आएगा। हम खुद IMF को बता रहे हैं कि बावजूद ये जो फ्यूल क्राइसिस दुनिया में आया हुआ है हमारी GDP ग्रोथ पे 0.2% उसका इंपैक्ट आएगा। हम खुद IMF को बता रहे हैं कि बावजूद फ्यूल क्राइसिस के हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा $2 अरब से कम रहेगा। तो IMF को फिर क्या पड़ी है कि आपको कहें जी ठीक है ये पकड़े चेक और जाके मजे करें। हमने नेगोशिएट ही नहीं किया, ये हमारी वहां पे गलती थी। अब इन्होंने बहरहाल जो भी फैसला किया, अब जो PSDP पे कटौती लगी है, अब बात अपनी प्रायोरिटीज की थी, फिर आप इधर से अगर आप आवाम को अपने रिलीफ देना, चूंकि आपने मिस हैंडल किया सारे इशू को, तो फिर किस पे क्या इंपैक्ट आएगा सौरभ का? इसमें जो कामरान सबसे बड़ा
जो असर पड़ेगा वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऊपर, उसका कोई 22.5 अरब रुपए का बजट कम हुआ है। मोटरवेज और हाईवेज का उसमें प्रोजेक्ट्स जो अप्रूव्ड है वो डिले हो जाएंगे। दूसरा जो इसका असर पड़ेगा वो इसके ऊपर पड़ेगा वाटर रिसोर्सेज का, हमारे डैम्स के मंसूबे हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट आएगा। 13 अरब रुपए की कटौती वहां से हुई है। उसके बाद जो फिर प्रोविंशियल नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ 10 अरब रुपए की कटौती है। फिर जो पार्लियामेंटेरियंस की स्कीम्स होती हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर उसकी कटौती कुछ 7 अरब रुपए की गई है। फिर जो फाटा का जो इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो चुका है उसका कुछ 6.5 अरब रुपए का बजट काटा है। और इसी तरीके से हेल्थ का भी बजट कटा है, हायर एजुकेशन कमीशन का भी कटा है, एजुकेशन की वजारत का भी कटा है, बाकी वजारतें वो भी इससे अफेक्ट हुई हैं। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि अगर हम ये वाला काम आसान रास्ता ले लेंगे तो उसकी फिर भारी कीमत अदा करना पड़ती है। ये जो कटौतियां हुई हैं इसका मतलब ये नहीं कि खर्चे कम हो गए, ये खर्चे आपने डेफर कर दिए हैं। ये जो डेफरमेंट हुई है जब फ्यूचर में अब इन मनसूबों के ऊपर दोबारा काम करना शुरू करेंगे तो जरूरी नहीं फिर यही कीमत पे हो, फिर उसकी कॉस्ट एस्केलेशन होगी, प्रोजेक्ट्स रिवाइज होंगे, वो प्लानिंग कमीशन के पास वापस आएंगे, उनके दोबारा अप्रूवल्स होंगे, एक नया एक साइकिल चल पड़ेगा। तो बेहतर ये होता है कि आईएमएफ से हम रिलैक्सेशन मांगते हैं। ये अमन का पीरियड नहीं है, ये प्री वॉर के जो अहदाफ थे फिस्कल वो पोस्ट या ड्यूरिंग वॉर पीरियड आप उसको कैसे और मेरे ख्याल में देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि अभी तो जंग चल रही है। एंड मोर इंपॉर्टेंट जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जीएसपी प्लस स्कीम जो यूरोपियन यूनियन ने उन ममालिक को दे रखी है, खास करके जो लेस कंपेटिटिव जिनकी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ताकि वो compete कर सकें बाकी जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, तो पाकिस्तान भी उसका बेनिफिशरी है। और उसकी वजह से जो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस ये स्कीम मिली थी तो पाकिस्तान की जो बरामदात यूरोपियन मार्केट में उसमें बेपनाह इजाफा हुआ था। लेकिन शहबाज पिछले 1-2 दिन से इसके हवाले से बहुत चर्चा हो रहा है और उसका वजह यह है कि जो जनीवा बेस्ड यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल उसकी साइड लाइन के ऊपर पाकिस्तान का जो जीएसपी प्लस स्कीम है और उसके हवाले से हम कितना अमल दरामद कर लें, एक इवेंट का इनेकाद किया गया। और वहाँ पर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उनके साहबजादे ने वहाँ पर इजहार ख्याल किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा। और यहाँ पर कहा गया कि शायद जो पीटीआई या उनके साहबजादे जीएसपी प्लस जो स्कीम है पाकिस्तान के लिए वो यूरोपियन यूनियन से मुतालबा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सस्पेंड कर दी जाए। उन्होंने खैर बाद में पता चला कि कुछ गलत एट्रीब्यूट भी किया गया, ज़रूर जिक्र उन्होंने किया लेकिन कोई एक्सप्लिसिटली मुतालबा नहीं किया। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हमारे यहाँ जो बिजनेस कम्युनिटी है, खास करके टेक्सटाइल से जुड़े जो लोग हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन मार्केट को, अंडर दैट स्कीम पैदर पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना शुरू कर दी। तो वाई देयर इज सो मच पैनिक? मेरा ख्याल है कि हुकूमत भी और बिजनेस कम्युनिटी इसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर रही है। पहली बात तो ये कि किसी भी पार्टी का जो सियासी या उसका जाती मफाद हो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो मुल्क के मफाद से ऊपर नहीं हो सकता। और जिन हालात से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेज हैं जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसका सबसे बड़ा सोर्स है, वो इफेक्ट होने का खदशा है जंग की वजह से। वहाँ पे उनकी इकॉनमी सफ़र कर रही है। एक्सपोर्ट्स हमारी पहले ही 8 माह के अंदर -7% उसके अंदर ग्रोथ है, बल्कि नीचे जा रही है, ग्रोथ नहीं है। इन हालात के अंदर हम कोई ऐसी चीज़ उसका सोचे भी कि हम उस अंडरमाइन करें पाकिस्तान को, उसकी जीएसपी प्लस स्कीम को, तो वो एक अपनी जगह पे उसको मतलब उसकी कोई जस्टिफिकेशन किसी भी लिहाज से नहीं बनती। हैविंग सेड दैट, जो रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है ये भी ओवर रिएक्ट कर रहे हैं इन अ सेंस कि इस तरह के एक आध बयान से और एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के मेंबर से अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है तो जीएसपी प्लस को सस्पेंड करने के लिए यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का कोई इजलास नहीं होने जा रहा। और ये जो स्कीम है ये इन एनी केस ये खत्म होने जा रही है। आपको पता है कि 10 साल का इसका पीरियड 2023 में इसका खत्म हो गया था, फिर उसमें उन्होंने 4 साल की एक्सटेंशन दे दी, वो भी 3-4 साल का जो भी पीरियड था उसका खत्म होने जा रहा है। तो अब नई स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट होने जा रही है, तो उसके अपने लवाजमात होंगी, उसकी अपनी शराइत होंगी, उसका अपना एक्शन प्लान होगा, तो उसके ऊपर बात करनी चाहिए। मेरा इसके ऊपर बड़ा सिंपल मौक़िफ़ है। ये बहुत अच्छा हुआ है कि जीएसपी प्लस का इशू इस वक्त हाईलाइट हो गया। ये गलत हुआ कि पीटीआई या उसके एफिलिएट जो लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर इसको अटैच करने की या उसको लिंक करने की कोशिश की, बट इस इशू का सामने आना इस स्टेज के ऊपर बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? ये चीज़ खुद जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की हैं आज बिजनेस कम्युनिटी ने, वहां से ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नंबर 1, जीएसपी प्लस क्या है कि यूरोपीय यूनियन जो है वो जितनी भी दरामदात करता है उसकी 66% टैरिफ लाइन, हर 3 में से जो दूसरी टैरिफ लाइन है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान बगैर कोई टैक्स दिए अपनी चीज़ वहां बेच सकता है। तो आपको इंडिया के मुकाबले में, बांग्लादेश को भी एडवांटेज है, बट इंडिया के मुकाबले में कुछ और कंट्रीज के मुकाबले में आपको एक एडवांटेज मिल गया वहां पे। वो एडवांटेज जो है उसको यूटिलाइज करके पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं टू ईयू वो अब $8 अरब सालाना पहुंच गई। हर
जो आप $100 कमा रहे हैं उसमें से $25 जो है वो यूरोपीय यूनियन से आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्कीम। अब अगर ये स्कीम सस्पेंड होती है या ये टर्मिनेट हो जाती है और फर्दर पाकिस्तान को नई स्कीम नहीं मिलती तो आपके ऊपर को $150-2 अरब सालाना इसका मनफी इंपैक्ट आएगा। तो ये एंड डोंट फॉरगेट कि अब तो आपने जिक्र किया ना इंडिया और बांग्लादेश का, हाल ही में, और हमने जिक्र भी किया था, ईयू और इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो वो भी उस पे अगर स्कीम रहती भी है अपनी जगह पे तो जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है यूरोपीय यूनियन के साथ जिसमें उनको जो कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है वो 6% से लेकर 12% तक मिल रहा है, और जो टैरिफ लाइन है पाकिस्तान के केस में तो 66% टैरिफ लाइन के ऊपर उसको एडवांटेज है, इंडिया को तकरीबन 90% टैरिफ लाइंस के ऊपर है ये एडवांटेज। तो स्कीम रहते हुए भी पाकिस्तान के लिए जो कंपटीशन है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एक चीज। दूसरा ये कि फिर ये सब कुछ कैसे ठीक होगा, स्कीम भी रह जाती है, उधर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत वाला वो भी इफेक्टिव हो जाए, फिर पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस है? पाकिस्तान के पास ये चॉइसेस बचती हैं कि वो अपने टैक्सेस को कम करे, वो अपने एनर्जी कॉस्ट को कम करे, वो जो आर्म ट्विस्टिंग है बिजनेस कम्युनिटी की उसको कम करे, बिजनेसमैन को चोर हर वक्त उसको डिक्लेयर करने को अवॉइड करे, जो अपना ओवरऑल एनवायरमेंट है उसको ठीक करे, तो ताकि वो एक जो उसको एडवांटेज एक जो वहां से वो अपना खत्म करेगा या उसका कम हो जाएगा वो यहां से रीगेन करे। तो ये वो इश्यूज है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और ये हमारे इंटरनल इश्यूज हैं और इस पर बिल्कुल खुल के